This call is now being recorded. हम सभी के हृदय मालिक से जुड़ गए हैं. We are connected from heart to master. मालिक की उपस्थिति को महसूस कीजिए. Feel his presence. सभी पार्टिसिपेंट्स के हृदय एक दूसरे से जुड़ गए हैं. All participants are connected heart to heart. मालिक से प्रार्थना कीजिए कि जिस उद्देश्य के लिए हम इकट्ठे हुए हैं उसके लिए वो हमें मार्गदर्शन प्रदान करें, हमें समझ प्रदान करें. और एक सूक्ष्म सुझाव दीजिए कि आज जिस उद्देश्य से हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं वो सफल है. धीरे से अपनी आंखें खोल लीजिए. बहुत सारे लोग आज नए जुड़े हैं, उन सभी का मैं स्वागत करता हूं. जितेन भाई से बात हो रही थी सब्जेक्ट के लिए, तो मैंने तो सब्जेक्ट कुछ और सोच रहा था. इन्होंने ये सब्जेक्ट कहा इस पर बात करते हैं. बड़ा मुश्किल होता है दाजी की एक टॉक पर भी बात करना, और एक साथ इन्होंने मुझे कहा कि संडे की चारों टॉक पर बात करेंगे. एक तुच्छ कोशिश जितनी मेरी समझ थी उससे मैंने की है. जहाँ कहीं अनुवाद में अगर कोई गलती रह जाए तो क्षमा करें, क्योंकि कुछ शब्द ऐसे हैं कि मैं भी नहीं समझ पाया कि इसका कैसे समझाऊं कि रिएक्टिंग हार्ट और रेस्पॉन्डिंग हार्ट. रिएक्टिंग तो ठीक है, रेस्पॉन्डिंग हार्ट को हिंदी में ठीक से कैसे समझाऊं ये मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था. तो कुछ ऐसी चीजें हैं, क्षमा चाहूंगा अगर कहीं गलती होती हो तो. सबसे पहले हम टॉक लेते हैं सुबह की जो संडे सत्संग के बाद दाजी ने बात करी. तो संडे सत्संग के बाद उन्होंने बताया कि ये जो 100 डेज से योगा फॉर यूनिटी के इसका जो एंड हुआ, तो इसमें 40 से ज्यादा इंस्टीट्यूट के लोग इकट्ठा हुए इसमें. तो जिनका कंट्रीब्यूशन रहा राष्ट्रपति महोदय से लेकर के उलाला गोपीचंद, कबीर बेदी, शंकर महादेवन, इन सब लोगों की बात की उन्होंने. और उन्होंने बताया कि ये जो है इसका ये आज तक की हमारी सबसे बड़ी सफलता है, और इसका प्रभाव हमें देखना है कि ये आगे कहाँ ले जाएगा. उन्होंने बताया कि हम अपने अभियान को जो गहन करते जा रहे हैं, तो आने वाले टाइम में ये आपको डायरी नोट करनी पड़ेगी, डेट्स और चैनल के कहाँ कहाँ क्या चल रहा है. एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो उन्होंने बताई कि PGMIR ने जो रिसर्च कर रहे हैं उनके जो लेक्चर्स आएंगे वो बहुत ही गहरे विज्ञान और स्पिरिचुअलिज्म पर आधारित होंगे. तो उन्होंने कहा कि मैं हाईली रिकमेंड करता हूं कि जो लोग इसमें रुचि रखते हैं उनके लिए देखने लायक है. वो बताते हैं, PGMIR बताती है कि हार्टफुलनेस कैसे साइंटिफिक एस्पेक्ट्स पर काम कर रहा है, जैसे कि एपिजेनेटिक चेंजेस में कैसे हेल्प कर रहा है. एपिजेनेटिक बहुत बड़ा फील्ड आजकल चल रहा है, जीनोम एंड एपिजीनोम. जीनोम में कुछ चेंज नहीं हो सकता, जीन्स जो हमारे हैं जैसे, ये मैं थोड़ा हटके बता रहा हूँ, पहले के लेक्चर में बताया गया था, दादी ने बताया था कि जीन जो भी हमारे फिक्स हैं उसमें हम कोई चेंज नहीं कर सकते. ये जो रंग रूप जो हमने ले लिया जैसे पैदा हो गए वो जीन्स चल रहे हैं, लेकिन एपिजेनेटिक इसमें हम बदलाव कर सकते हैं. और वो बदलाव कैसे हो सकता है, ये हार्टफुलनेस की सहायता से ये साइंटिफिक पहलू बहुत बड़ा उभर कर आया है. तो उन्होंने कहा ये टॉक्स हाईली रिकमेंडेड है, तो ये टॉक्स आप बाद में देखें. जो PGMIR की जो टॉक्स आएंगी उनके लिए रिकमेंड किया. फिर ये सब बात करने के बाद वो मेन अभ्यासियों के लिए बात पर आए कि अष्टांग योग में 6th स्टेप क्या है. वो है धारणा. धारणा क्या है? धारणा है धारा. और धारा क्या है? धारा है फ्लो. और फ्लो एक जयफुल शब्द है, ये जॉय है इस फ्लो में. तो जो ग्रेस आती है, ग्रेस का जो मूवमेंट है उतरने का, उसके लिए है. तो ये हमारी प्रोग्रेस का इंडिकेशन है कि कैसे हमारी प्रोग्रेस होती है. इट पर्सोनिफाइज आवर प्रोग्रेस.
तो ये हार्टफुलनेस मूवमेंट है, ये धारा का फ्लो है। हमारा सिस्टम डायनेमिक है, इस डायनेमिक सिस्टम के अनुसार हम समय के अनुसार डायनेमिक हैं ताकि नए सीकर्स जुड़ें और फ्लो में हम चलते जाएं। इसमें हमको महान हायरार्की का सपोर्ट है और लिविंग गुरु की एक सर्विस मिल रही है। तो उन्होंने एक एग्जांपल दिया कि एक पहाड़ पर जब हम चढ़ते हैं तो चढ़ते वक्त तो बहुत मुश्किल होती है और उसके लिए एक सक्षम गाइड की जरूरत होती है और एक इंटरनल जो है मार्गदर्शन आंतरिक, उसको हमको फॉलो करना होता है। तो मुझे देखना है कि क्या मेरी जर्नी आनंददायक है क्या। बेसिकली अभी पिछली जो कुछ टॉक्स दी दाजी ने कुछ अभ्यासियों को अलग अलग स्टेट्स की दी, तो उसमें से एक, और इन टॉक्स में भी एक बड़ी चीज निकल के आई कि मुझे जॉयफुल होना चाहिए, बिकॉज जॉय अट्रैक्ट्स जॉय एंड जॉय अट्रैक्ट्स ग्रेस। ये आगे भी बात करेंगे, ट्रूथ इटर्नल में भी उन्होंने यही बात की। अभी घूम फिर करके सारी इसी चीज पर जोर है कि क्या मेरी जर्नी जॉयफुल है। तो कहते हैं कि ये लाइट हार्ट जो है, लाइट हार्ट और मेरी सच्ची आस्था, ये मेरा रास्ता है। मैं उत्साही होना चाहिए, मुझे एंथुजियाज्म होना चाहिए। दादी का कहने का मतलब है मैं जो कुछ कर रहा हूं उसमें जॉयफुल और एंथुजियास्टिक होना चाहिए, ये जरूरी है। तो यही बताया था, आगे चर्चा करेंगे। वो कहते हैं कि मेरा रास्ता है, मेरा मिशन है और मेरे मालिक है। मेरा रास्ता, मेरे मिशन और मेरे मालिक। तो उसमें उन्होंने बताया कि कल शनिवार को उनसे एक प्रश्न पूछा गया था। प्लीज म्यूट कर लीजिए प्लीज। मुझसे एक प्रश्न पूछा गया था, दादी कहते हैं कि वो क्या था जो आपको इस जगह पर ले आया। तो उन्होंने कहा कि मुझे एक ही बात याद आती है जब मैं इस प्रश्न पर चिंतन करता हूं, लॉट्स ऑफ जॉय, बहुत सारा जॉय, एंथुजियाज्म इन प्रैक्टिस, उत्साह, अभ्यास में उत्साह, और सतत सेवा समर्पण के साथ। मैं रिपीट करता हूं, लॉट्स ऑफ जॉय, बहुत सारा उत्साह, एंथुजियाज्म इन प्रैक्टिस और सतत सेवा समर्पण के साथ। ये उन्होंने बताया कि मुझे यहां ले आया। तो उन्होंने फिर अंत में कहा कि मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं कि आपको भी एक नोबल हृदय की ग्रेस मिले। ये ध्यान के साथ जो बात हुई, वार्ता हुई सुबह सत्संग की। किसी को इसमें कुछ पूछना हो या कोई हो? नहीं तो हम आगे चलते हैं जी। फिर सुबह जो 9 बजे जो आस्था चैनल पर जो प्रोग्राम था, उसमें बहुत सारी चीजें तो वही थी जो हम अभ्यासियों के हम सुन चुके हैं, क्योंकि वो आस्था चैनल वाला ऑलमोस्ट नॉन अभ्यासी के लिए प्रोग्राम होता है। लेकिन उसमें जो कुछ जी, उसमें जो नई चीज निकल के आई, जो कि आज 2-3 बार दाजी ने रिपीट की है, हृदय की डेफिनेशन। तो हृदय की डेफिनेशन उन्होंने बताया, री, द और य, 3 पार्ट में, री, द और य। तो री को कहते हैं, री जो अक्षर है वो है टू अट्रैक्ट, पुल और ड्रॉ, अपनी तरफ खींचना, ये है री। तो क्या खींचना, उन्होंने बताया इस संदर्भ में, ये तो उपनिषद से लिया हुआ था, और उन्होंने हमारे संदर्भ में बताया कि हम जब बैठते हैं ध्यान में तो हमारा संकल्प क्या होता है, एक दिव्य प्रकाश है जो मुझे अपनी तरफ आकर्षित करता है। तो वो जो दिव्य उपस्थिति है उसको खींचना, तो ये हुआ री। फिर उसके बाद द क्या है, द वो कहते हैं देना, टू गिव। देना क्या, जो प्राप्त किया उसको बांटना। हमने ग्रेस प्राप्त की, जो डिवाइन प्रेजेंस हमने प्राप्त की उसको बांटना, वो द है। और फिर य क्या है, य मीन्स टू गो, उच्चतर लोकों में जाना। वो कहते हैं आपको ट्रांसेंड कर दिया जाता है उच्चतर लोकों के लिए। ये उन्होंने हृदय की डेफिनेशन बताई। अब उन्होंने कहा कि साहब ये हृदय पर ध्यान हम कहते हैं, तो गीता में तो लिखा हुआ है कि त्रिकुटी पर ध्यान करें। इसमें उन्होंने डिटेल में डील की। और ब्रदर एक बार या का दोबारा बता दीजिए, सॉरी जी। री उन्होंने बताया टू अट्रैक्ट, आकर्षित करना, अट्रैक्ट, पुल और ड्रॉ, आकर्षित करना। आकर्षित क्या करना, वही उन्होंने जैसे सहज मार्ग में हम जो संकल्प लेते हैं कि एक जो डिवाइन लाइट का जो सोर्स है दिव्य प्रकाश का, वो मुझे आकर्षित करता है। तो उन्होंने, ये तो वहां से था लेकिन उन्होंने अपने संदर्भ में बताया, तो ये जो दिव्य उपस्थिति है, डिवाइन उपस्थिति जो है, वो उसको आकर्षित करना। द मने देना, टू गिव,
जो प्राप्त किया है हमने उसको बांटना, जो हमने ग्रेस प्राप्त की है उसको बांटना। और यह मीन्स टू गो, क्या गो, उच्चतर लोगों में जाना, आपको ट्रांसेंड कर दिया जाता है उच्चतर लोगों के लिए। ये डेफिनेशन है। कौन, अनुपमा जी? अनुपमा जी? थैंक यू भैया जी। तो अब उन्होंने बताया हृदय पर ध्यान क्यों जरूरी है। तो बाकी सारी चीजें तो अपन ने सुन रखी थी, आर्ट एक कंपटीशन, दिस एंड दैट, ये सब हम रोज सुनते हैं, तो वो बात मैं कुछ नहीं ले रहा हूं। मैं मुख्य जो उन्होंने बात कही कि भाई गीता में अर्जुन को त्रिकुटी पर ध्यान करने के लिए क्यों कहा गया, तो उन्होंने बताया कि त्रिकुटी शक्ति का स्थल था और अर्जुन को उस वक्त युद्ध के लिए शक्ति की आवश्यकता थी, इसलिए उसको त्रिकुटी पर ध्यान करने के लिए कहा। उन्होंने कहा हम कोई ऐसा युद्ध नहीं लड़ रहे, हम कोई ऐसा युद्ध नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम वैसा युद्ध नहीं करके अपने अंदर के शत्रु, हमारे अंदर जो प्रवृत्तियां हैं, हमारे जो शत्रु हैं, उनसे हम युद्ध कर रहे हैं। हम दिव्यता प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं, तो उसके लिए तो हमको हृदय में ही झांकना पड़ेगा। उसके लिए वो त्रिकुटी वाला ध्यान काम का नहीं। त्रिकुटी वाला ध्यान सिर्फ शक्ति प्राप्त करने के लिए, जो कि उस वक्त अर्जुन को जरूरत थी, अर्जुन को वो विचलित थे तो शक्ति की जरूरत थी, इसलिए देना पड़ा। तो अब उन्होंने इसलिए सबसे पहले जो श्लोक बताया, श्लोक चैप्टर 18 श्लोक 16 और आगे सारे श्लोक बताए, वो मैं थोड़ा थोड़ा, मेरे पास जो गीता की टीका है उससे मैं आपको थोड़ा थोड़ा वो पढ़ देता हूँ। उन्होंने तो खाली श्लोक नंबर बता के छोड़ दिए थे, मैं आपको थोड़ा थोड़ा सा वो पढ़ देता हूँ। चैप्टर 18 श्लोक 61, उसमें उन्होंने कहा हृदयम पश्यसि, अर्जुन कहते हैं हृदयम पश्यसि। तो यही लिख रहा हूं ब्रदर जो आपने टाइप किया है। तो कहते हैं श्लोक 61 में, भैया आवाज नहीं आ रही आपकी। मेरी नहीं आ रही? मैं म्यूट तो नहीं हूँ, बाकी लोगों को आ रही है। सिस्टर आवाज आ रही है उनकी? आ रही है भैया आ रही है। तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट श्लोक बताया उन्होंने, चैप्टर 18 श्लोक 61। हे अर्जुन, मैं हिंदी टीका पढ़ रहा हूँ जो मेरे पास अवेलेबल है। हे अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है और भौतिक शक्ति से निर्मित यंत्र में सवार की भांति बैठे समस्त जीवों को अपनी माया से घुमा रहे हैं। तो इन्होंने बताया इसलिए अर्जुन को कहा गया हृदयम पश्यसि, मुझे अपने हृदय में देखो। फिर हम आगे से चलते हैं, चैप्टर 4 जो सबसे पहला श्लोक बताया गया उन्होंने। ये सब श्लोक वो थे जिसमें गीता में हृदय का रेफरेंस दिया गया है, तो जो बताया उन्होंने हृदय पर ध्यान करना क्यों जरूरी है इसलिए। तो सबसे पहला चैप्टर 4 श्लोक 38 में कहते हैं इस संसार में दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी उदात्त तथा शुद्ध नहीं है। ऐसा ज्ञान समस्त योग का परिपक्व फल है। जो भी भक्ति में सिद्ध हो जाता है वो यथा समय अपने अंतर में इस ज्ञान का आस्वादन करता है। ये अंतर जो है क्या है, हम क्या करते हैं, हम अपने अंतर में समझते हैं। ये रेफरेंस हार्ट का। फिर रेफरेंस दिया था चैप्टर 8 अध्याय 8 श्लोक 4। इसमें कहते हैं कि भगवान का विराट रूप जिसमें सूर्य चंद्र जैसे समस्त देवता सम्मिलित हैं अधिदेव कहलाता है तथा प्रत्येक देहधारी के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित मैं परमेश्वर अधियज्ञ यानी यज्ञ का स्वामी कहलाता हूं। ये कृष्ण भगवान इंपॉर्टेंस बता रहे हैं हृदय की, और इसलिए हमको हृदय पर क्यों ध्यान करना चाहिए ये चीज। चैप्टर 8 श्लोक 12, समस्त इंद्रिय क्रियाओं से विरक्ति को योग की स्थिति योग धारणा कहा जाता है। इंद्रियों के समस्त द्वारों को बंद करके तथा मन को हृदय में और प्राणवायु को सिर पर केंद्रित करके मनुष्य अपने को योग में स्थापित करता है। देखिए, मन को हृदय में, फिर उन्होंने जो श्लोक बताया वो है चैप्टर 9 अध्याय 9 श्लोक 27 और 28। ये कांस्टेंट रिमेम्बरेंस के ट्रूथ इटर्नल में, इसकी बात बाद में करेंगे, वो ट्रूथ इटर्नल जो पढ़ेंगे तब करेंगे। चैप्टर 10 श्लोक 11, मैं उन पर विशेष कृपा करने के हेतु उनके हृदयों में वास करते हुए ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा अज्ञान जन्य अंधकार को दूर करता हूं।
फिर अध्याय 10 श्लोक 20। हे अर्जुन, मैं समस्त जीवों के हृदयों में स्थित परमात्मा हूं। मैं ही समस्त जीवों का आदि मध्य तथा अंत हूं। हे अर्जुन, मैं समस्त जीवों के हृदयों में स्थित परमात्मा हूं। मैं ही समस्त जीवों का आदि मध्य और अंत हूं। चैप्टर 13 श्लोक 18। वे समस्त प्रकाशमान वस्तुओं के प्रकाश स्रोत हैं। वे भौतिक अंधकार से परे हैं और अगोचर हैं। वे ज्ञान हैं, ज्ञेय है और ज्ञान के लक्ष्य हैं। वे सबके हृदय में स्थित हैं। अध्याय 15 श्लोक 15। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूं। मुझसे ही स्मृति, ज्ञान तथा विस्मृति होती है। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूं। निसंदेह मैं वेदांत का संकलन करता तथा समस्त वेदों को जानने वाला हूं। ये हुआ अंतिम चैप्टर 1861 हो ही गया था। तो ये श्लोक थे, दाजी ने बताया कि गीता से ये श्लोक में जहां जहां रेफरेंस आया है। वो कहते हैं हृदय चक्र जो है ये सभी चक्रों और सेल से कनेक्टेड है। ये खाली कोई हृदय नहीं है। तो हार्ट, फिजिकल हार्ट जो है वो खाली फिजिकल हार्ट से कनेक्टेड नहीं है। ये आध्यात्मिक और इमोशनल चक्र सभी हार्ट से कनेक्टेड है। तो मनस का काम क्या है? सोचना। तो सोचना से क्या करना है? फीलिंग, चेतना के विस्तार के बारे में बता रहे थे, फ्रॉम थिंकिंग टू फीलिंग। फिर इंटेलेक्ट से विजडम, अहंकार डिसॉल्व होकर के नम्रता। ये हमने कहीं न कहीं सबने पढ़ ही रखा है, चेतना का विस्तार। ये हुआ आस्था चैनल का जो प्रोग्राम दिया था, उसमें से कुछ पॉइंट्स जो कि बाकी सब अभ्यासियों ने सुन रखे थे। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जो तीसरा दिन का सेशन था केरल वगैरह के अभ्यासियों के लिए, उसमें उन्होंने शुरू किया था कि आने वाले टाइम में हम ये ब्रह्म सूत्र, नारद भक्ति सूत्र, कठोपनिषद जैसी चीजों पर रिसर्च करके इनको पब्लिश करेंगे। उन्होंने बताया कि मैं आपसे वो 8-9 श्लोक शेयर करूंगा जिन्हें बाबूजी ने बताया था कि मूल श्लोक है। बाबूजी ने एक बहुत बड़ी भ्रांति दूर करी है कि गीता में इतना समय नहीं था कि इतने सारे श्लोक पढ़ के सुनाए जाते। वो तो गीता में कोई 8-9 श्लोक ही थे, बाकी तो सिर्फ वो अर्जुन को कंडीशन ट्रांसमिट कर दी गई थी। ये जितने श्लोक दिखाए जा रहे हैं ये सब कोई कृष्ण ने वहां अर्जुन को पढ़ के नहीं सुनाए थे। ये मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ जब मैंने ये कंप्लीट वर्क्स में ये चीज पढ़ी। तो उसमें लिखा है कि 8 या 9 श्लोक, ये कहीं दाजी ने कहा है कि मैं भाई वो 8 और 9 श्लोक अब शेयर करूंगा जो बाबूजी ने बताया था कि मूल श्लोक। तो पहला प्रश्न किया गया, प्रश्न ध्यान से सुनिएगा, मैं रिपीट भी कर दूंगा। आपने एक बार कहा चारी जी ने बाबूजी को प्रार्थना अर्पित की और आपने उसमें सूक्ष्म कंपन और मेल्टिंग महसूस किया। जहां तक मेरा ख्याल है ये प्रश्न कहां से आया, एक बार दाजी ने लिखा था कि वो कमरे में साथ ही सोए थे चारी जी के, तो रात को अचानक चारी जी उठ के प्रार्थना की चारी जी ने, और दाजी भी उठे तो उनको लगा पूरा कमरा जो है उसमें इतने सूक्ष्म वाइब्रेशन पैदा हो गए कमरे में। इस बात पर उस अभ्यासी ने पूछा कि आपने एक बार कहा था कि चारी जी ने बाबूजी को प्रार्थना अर्पित की और आपने उसमें सूक्ष्म कंपन महसूस किए, तो हम ये कैसे कर सकते हैं? इस तरह की प्रार्थना हम ये कैसे कर सकते हैं? कोई पूछना चाहता है कुछ? पारुल दोषी और कोई कुछ हैंड्स रेज्ड हुए हैं कुछ? कोई? अनुपमा गौड़, पारुल दोषी एंड वन मोर? नहीं? ये तो दाजी ने कहा मेल्ट योर हार्ट, अपना दिल पिघलना चाहिए। तो कहते हैं कि क्राइंग आउट योर हार्ट आउट डेस्परेटली, पुरजोर कोशिश होनी चाहिए हमारी इसके लिए। उन्होंने एक नई चीज बताई, पहले भी एक बार बहुत पहले जिक्र किया था, मालिक को अपना प्रेम ट्रांसमिट करना। हम मालिक को अपना प्रेम कैसे ट्रांसमिट कर सकते हैं? तो उन्होंने बताया हम भी मालिक के लिए प्रेम का स्रोत बन सकते हैं। बड़ी अजीब चीज लगेगी ये जान करके कि हम मालिक को क्या ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो हम भी मालिक को कहते हैं प्रेम का स्रोत बन सकते हैं, हम भी उन्हें ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो ऐसा करें और देखें। उन्होंने कहा आप ट्रांसमिट करें और देखें। कैसे करें?
प्रार्थना करते समय अपना प्रेम मालिक को ट्रांसमिट करें और देखें कि इस प्रक्रिया में हमारी अपनी दशा कैसे बदलती है, इस प्रोसेस में हमारी कंडीशन में क्या चेंज आता है, ये नोट करना है मालिक को ट्रांसमिट करते हुए। तब आप प्रेम ट्रांसमिट करते हुए निर्णय भी कर पाएंगे कि आपका प्रेम सही है या गलत, झूठा, फेक तो नहीं है, आपको पता भी लग जाएगा। वो कहते हैं क्योंकि फेक प्रेम है वो वापस लौट के आपको तेजी से हिट करेगा। अगर आपका प्रेम फेक है तो वो लौट के आपको तेजी से हिट करेगा। तो कहते हैं कि देखें कि इस प्रक्रिया में हमारी दशा कैसे बदलती है। इस प्रकार ये आपका सच्चा टेस्ट होगा और आपको पता लग जाएगा कि आप में वाकई मालिक के प्रति प्रेम है या नहीं। ट्रांसमिट करने की कोशिश करें और देखें कि ये आपके हृदय से निकलता है, और जितना अधिक हृदय खुलेगा तब आप खुश होंगे कि हाँ, मेरा प्रेम मालिक के प्रति मेरे प्रेम से कम नहीं है, मेरा प्रेम मालिक से जो मेरा प्रति प्रेम है उससे कम नहीं है। उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया, वो लवर्स कैसे करते हैं। उन्होंने कहा आप ये देखते हैं प्रेमी अक्सर ये खेल खेलते हैं, मैं तुमसे अधिक प्यार करता हूं, वो कहेगा, और फिर वो कहेगी नहीं पगले मैं ज्यादा प्यार करती हूँ, और इस प्रकार का एक्सचेंज चलते रहता है। तो कहते हैं कि ये हमारे मालिक के प्रति प्रेम में भी संभव है। आप कह सकते हैं आप मुझे जितना प्रेम करते हैं मैं उससे अधिक आपको प्रेम करता हूं, लेकिन फिर भी वो कहते हैं पर आप मालिक के प्रेम से आगे नहीं जा सकते, वह हमें स्वयं से भी अधिक प्रेम करते हैं और वो आपके लिए बहुत कुछ त्याग कर सकते हैं। यहां उन्होंने बताया कि ये 1944 जो विस्पर सीरीज आई है, ये जो किताब है, ये जो सीरीज अभी जारी हुई है, 4 वॉल्यूम है इसके। इस किताब को उन्होंने पढ़ने के लिए कहा कि इसको बार बार आप पढ़ें। अगर आपकी कंडीशन बिगड़े, कभी आपको लगे कि मेरा फेथ लूज हो रहा है, तो इसको आप पढ़ेंगे तो ये मैजिकल काम करेगा। उन्होंने कहा मैंने इसको कहा है और आगे भी कहता रहूंगा। 21 मार्च 45 का विस्पर एक इसमें डिस्कस किया है, उसमें कुछ समय लग जाएगा और मैं आगे लेता हूं थोड़ा। दूसरा प्रश्न आया, जो कुछ हम देखते हैं और सुनते हैं उसके इमोशनल असर से कैसे बचें। जो कुछ हम देखते हैं और सुनते हैं उसके इमोशनल असर से कैसे बचें। दादी कहते हैं हम भावुक तभी होते हैं जब चीजें हमारे अनुसार नहीं होती है। हम भावुक तभी होते हैं जब चीजें हमारे अनुसार नहीं होती है। तो इस प्रश्न जो किया था कि हम जो कुछ देखते हैं और सुनते हैं उसके इमोशनल असर से बचा कैसे जाए, वो कहते हैं एक्सेप्टेंस जो है बेस्ट अप्रोच है। हम पहले स्वीकार करें कि ये समस्या है, हम पहले स्वीकार कर लें कि ये समस्या है और इसके साथ लड़े नहीं। अगर आप इसके साथ लड़ेंगे तो ये समस्या जाने वाली नहीं है। अगर आप इसके साथ लड़ेंगे तो भी ये समस्या जाने वाली नहीं है। एक बार स्वीकार कर लें कि मेरे साथ ये समस्या है, तब इसके लिए कुछ किया जा सकता है। एक बार स्वीकार कर लें कि मेरे साथ ये समस्या है, तब इसके लिए कुछ किया जा सकता है। प्रतिक्रिया करना किसी काम का नहीं, तो करना क्या है, यूज कर लीजिए प्लीज। तो करना क्या है, कूल डाउन, ध्यान कीजिए, प्रार्थना कीजिए अगर ऐसा कुछ होता है तो मालिक से समाधान के लिए, और इस प्रकार हम समस्या के समाधान की क्षमता विकसित करते हैं। और आगे लेकिन वो कहते हैं प्रकृति इतनी उदार है कि आप एक समस्या सुलझाएंगे तो उससे बड़ी समस्या आपका इंतजार कर रही है, आप उसे सुलझाएंगे तो और दूसरी समस्या आ जाएगी। क्यों आ जाएगी? क्योंकि परीक्षा के बाद परीक्षाएं हैं। इस प्रकार से नेचर जो है वो श्योर करता है कि हम स्ट्रांग बने। ये हमारी परीक्षाएं ली इसलिए जाती है एक के बाद एक कि हम स्ट्रांग बने। एक जगह एक संडे सत्संग है, कोई 3 महीने पहले की बात होगी, और मैंने उसको गोल्डन लेटर्स में नोट किया। उसमें दादी ने कहा था कि आप ये जो छोटी मोटी आपको जो विपत्ति आती है, नहीं असुविधा होती है, उसको आप विपत्ति का नाम दे देते हो, मिजरी का नाम दे देते हो। छोटी मोटी इनकन्वीनियंस को उन्होंने कहा मिजरी का नाम दे देते हो, तो फिर वो नेचर वो नहीं करेगा, क्योंकि नेचर फिर चाहता ही नहीं, आपको दुखी देखना नहीं चाहता नेचर। तो कहता हम ऐसा नहीं करेंगे, जो छोटी मोटी चीजें ही हमारे साथ आ रही है उसको हम विपत्ति का नाम दें। इस प्रश्न पर कोई किसी को कोई बीच में लाइन ना हुई हो, कुछ हो तो ना समझ में आई हो? ठीक है जी आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कई बार नकारात्मक विचार आते हैं अचानक अहंकार के उछलने और या किसी अन्य कारण से, परंतु तुरंत सकारात्मक विचार लाकर मालिक से क्षमा मांग लेता हूं। इस प्रकार के नकारात्मक विचार भी संस्कार बनाते हैं? अगर मैं तुरंत क्षमा मांग लेता हूं तो भी, ये पूछा गया है।
तो कहते हैं हाँ ये हो सकता है, सेटल होने से पहले इसे मिटाया जा सकता है अगर आपका क्षमा मांगना जेन्युइन है। अगर क्षमा मांगना जेन्युइन है तो ये इरेज हो सकता है। बहुत अच्छा आगे एक एग्जांपल दिया है फ्लाइट का। तो कहते हैं अगर आपने जो क्षमा मांगी है, अगर आप उसके प्रति ऑथेंटिक हैं, तब तो कोई चिंता की बात नहीं। इफ यू आर ऑथेंटिक, तब तो चिंता की बात नहीं है। तो कहते हैं लेकिन समस्या तब आती है जब आप ऑथेंटिक नहीं है और सॉरी कहते हैं। ऑथेंटिक नहीं है फिर भी सॉरी कहते हैं, कोई जैसे ऊपरी मन से कह दे या जबरदस्ती कह दे, मतलब जो भी है बात। तो कहते हैं कि एक फ्लाइट का बहुत अच्छा एग्जांपल दिया है कि ऐसा है जैसे आप हवाई जहाज में अपने बैग के साथ जा रहे हो, और ये अक्सर होता है। देखिए, जैसे आप हवाई जहाज के साथ अपने बैग के साथ जा रहे हैं, एक आदमी से टकराते हैं उसे सॉरी कहते हैं, दूसरे से टकराते हैं उसे सॉरी कहते हैं, तीसरे से फिर टकराते हैं उसे सॉरी कहते हैं। तो कहते हैं क्या वाकई क्षमा मांग रहे हैं? ये सिंसियरिटी नहीं है, ये संवेदनशीलता भी नहीं है। बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिया है, और ये प्रैक्टिकल होता है कि आदमी टकराते जाता है। मैंने भी देखा फ्लाइट में, एक से टकराया, दूसरे टकराया, सॉरी बोल दिया, हो गया। तो कहते फिर ये नहीं, ऐसा नहीं। तो कहते हैं माइंड इज फुली अवेयर एंड हार्ट इज फुल्ली रेस्पॉन्सिव। ये होना चाहिए, माइंड इज फुली अवेयर एंड हार्ट इज फुल्ली रेस्पॉन्सिव। तो कहते हैं क्षमा मांगते वक्त क्या वास्तविक रूप से जेन्युइन है? अगर आप जेन्युइन है तो संस्कार नहीं बनेंगे, तो उसकी सफाई की आवश्यकता भी नहीं रहेगी। थोड़ी सी जागरूकता जो है उसमें अगर जीवन जिया गया तो स्पॉटलेस लाइफ होगी, संस्कार बनाए बिना। और जब क्षमता कब आएगी? जब हम मन से जागरूक रहेंगे। तो कहते हैं कि रिएक्टिंग फ्रॉम हार्ट, अगर हमने रिएक्ट किया हार्ट से तो संस्कार बनेंगे, मोर एंड मोर इंप्रेशन। और सहानुभूति से रेस्पॉन्ड किया फ्रॉम हार्ट तो संस्कार बनना बंद हो जाएंगे। ये चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नमस्कार जी नमस्कार। मैं ये जानना चाहता था कि यदि किसी को कोरोना हुआ, भीषण होकर बच गया, वो किस कैटेगरी में आएगा? बच गया मतलब ये क्या? इससे मैं समझा नहीं, इस सवाल से क्या लेना देना इस चीज का? को ये जो एपिडेमिक कोरोना का था केस जी। हुआ और बच गया समहाउ, जी। मेडिसिन के सहारे जैसे भी, या मालिक के सहारे बच गया, तो इसको किस कैटेगरी में रखा जाता? कौन सी कैटेगरी की बात कर रहे हैं? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, कैटेगरी कौन सी? अभी इसमें तो कोई ऐसी कैटेगरी की बात हुई नहीं। इसके जस्ट पहले वाले, पहले हाँ तो बोलिए ना, मुझे थोड़ी समझ में आएगा। नहीं, जस्ट पहले जो आपने बोला था, बोलिए आप पहले वाले की बोलिए। हमको पॉइंट नहीं मिला कहाँ से? पहले वाला क्या था? इमोशनल असर से कैसे बचे, उसमें इसकी बात कहाँ थी? इसकी बात क्या? मैं नहीं समझ पाया आपका प्रश्न। वो तो एक्सेप्टेंस की बात थी कि मैं जो देखते सुनते उसे इमोशनल हो गया तो कैसे बचें। नहीं, आप वो बताए ना, किस बीमारी उमारी में कोई हुआ तो उसको आपत्ति विपत्ति बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? एक कहानी किस चीज का? हाँ नहीं, छोटी मोटी इनकन्वीनियंस को नहीं बोलना चाहिए। अगर आप कोई बहुत ही विपरीत परिस्थिति गुजरे हैं, वो तो आप उसको मान सकते हैं। छोटी मोटी प्रॉब्लम हो उसको नहीं मानना चाहिए, ये कहना है। मैं वही जानना चाहता था। हाँ, इसका बताऊं, ऐसी चीजों का अर्थ हर एक के लिए अलग अलग होता है। ये अकॉर्डिंग टू योर लेवल ऑफ इवोल्यूशन है। किसी के लिए छोटी सी बीमारी तकलीफ दे होती है, और कोई अगर फिजिकली चैलेंज दे उसको भी तकलीफ नहीं होती है। मैंने ऐसे फिजिकली चैलेंज लोग देखे, मैंने ऐसे कैंसर पेशेंट्स लोग देखे जिनको रत्ती भर समस्या नहीं लगती है। जी। तो अकॉर्डिंग टू एवोल्यूशन है, वो क्या सोचेगा? वो उसे विपत्ति मानेगा या वो उसे वरदान मानेगा? देखिए, कोई उसे वरदान भी मान सकता है। ये लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जिन्होंने इनको विपत्ति को वरदान माना है। यही तो दाजी कहना चाह रहे हैं, आप क्या मानते हैं उसके ऊपर है। क्लियर है आपको? ठीक जी। नेक्स्ट क्वेश्चन एक कोविड का था। कोविड क्या होगा कि वो मैंने लिया नहीं, लंबा होगा इसमें, मैंने लिया नहीं उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस महामारी के वक्त हम कान्हा को याद कर रहे हैं, हम अपने दिलों में घर पर ही कान्हा का वातावरण कैसे महसूस करते हैं? बहुत ही खूबसूरत सवाल कि भाई सब लोग जो कान्हा को मिस कर रहे हैं वो अपने घर पर ऐसा एटमॉस्फेयर कैसे क्रिएट करें। दादी कहते हैं मैं नहीं समझता कि इसका एक सही उत्तर सबके लिए लागू होगा। कोई यूनिफॉर्म आंसर इसके लिए नहीं है। जैसे अभी मैंने बात की भाई साहब के सवाल पर कि कोई यूनिफॉर्म आंसर कभी कई चीज का नहीं भी होता है। तो कहते हैं यह कभी एक तरह का नहीं होता।
मैं समझता हूं चीजों की अनुपस्थिति के लिए खेद करने की बजाय हमारे पास क्या है, हम अपने के लिए क्या कर सकते हैं, उस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। मतलब हम ये क्यों सोच रहे हैं कि मैं नहीं जा रहा हूं, मालिक से कुछ मूलभूत चीजों के लिए प्रार्थना करना व्यर्थ होगा। वो कहते हैं मैं आपके लिए प्रेम विकसित कर सकूं, ऐसी चेतना विकसित कर सकूं कि आपको हमेशा याद रख सकूं, मुझे इतना प्यार हो कि मैं अपने भाई बहनों को प्रेम कर सकूं, मुझ पर ये कृपा कराएं, मैं ऐसा वातावरण बनाऊं कि आपके साथ जो रहने पर हुआ करता था। वो कहते हैं नहीं, कोई मालिक कुछ नहीं कर सकते, जो कुछ मैं अपने लिए कर सकता हूं मुझे स्वयं ही करना होगा। जो कुछ मैं अपने लिए कर सकता हूं मुझे स्वयं ही करना होगा। रास्ता जरूर बताया बाबूजी के अनुसार, प्रेम की जड़ कांस्टेंट रिमेम्बरेंस है और कांस्टेंट रिमेम्बरेंस की जड़ ध्यान में है। प्रेम की जड़ कांस्टेंट रिमेम्बरेंस में है और कांस्टेंट रिमेम्बरेंस की जड़ ध्यान में है। तो कहते हैं बस इतना ही। तो क्या आप ठीक से अभ्यास कर रहे हैं? अगर आप ठीक से अभ्यास कर रहे हैं तो आपकी कंडीशन खिलेगी और आपके हर विचार के साथ आप हर स्थान जिसमें आपके आसपास की जगह भी शामिल है, आप खाना का वातावरण महसूस कर सकेंगे। और क्लियर कह दिया है, अगर आप ठीक से अभ्यास कर रहे हैं तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको यही सब लगेगा आपके आसपास ही खाना है। तो उसका उत्तर मिल गया आपको कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं घर पे ही खाना का वातावरण महसूस कर लूं। तो कहते हैं इसलिए प्रार्थना में सुझाव, मेरे आसपास की सभी वस्तुएं ईश्वरीय याद में डूबी हुई है देने की सिफारिश की जाती है, ताकि एक वातावरण का निर्माण किया जा सके। जो हमको सुझाव दिए गए उसमें से एक ये है, और वो इसीलिए है, कह रहे हैं कि वातावरण का निर्माण किया जा सके कुछ हद तक। लेकिन तब आप तुलना करना शुरू कर देते हैं, वो इस तरह का नहीं है, वो ये उस तरह का नहीं है जैसा तब था जब मैं मालिक से मिला था। तुलना मत कीजिए, उनका इस तरह की तुलना मत कीजिए। जो भी आपकी वर्तमान स्थिति है उसका आनंद लीजिए। हम उन दशाओं का निर्णय ना करें, क्योंकि जब अभ्यासी प्रथम बिंदु प्रथम चक्र पर होता है उन्हें जबरदस्त अनुभव होते हैं, अविस्मरणीय अनुभव। जो लेकिन जो ही वे उच्च चक्रों की ओर जाते हैं तो ये अनुभव का इमोशनल पहलू नहीं रहता है, और आप गलती से निष्कर्ष निकाल लेते हैं कि अब मुझे शुरू वाले अनुभव नहीं हो रहे हैं। शुरुआत में जो अनुभव होने लगते हैं बताते हैं कि हायर जो चक्रों पर होते नहीं है, तो जनरली लोग कंक्लूड कर लेते हैं वो कंडीशन नहीं आ रही है, वो अनुभव नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है मेरे ध्यान के साथ, ये क्या हो रहा है, कहीं कुछ ठीक नहीं है। क्योंकि लालच उसी अनुभव का रहता है, जो हुए थे वो बहुत ब्यूटीफुल अनुभव थे, और उच्च क्षेत्रों में वो होते नहीं है। तो जब नहीं होते हैं तो हम लोग ये कंक्लूड कर लेते हैं कि मेरा कुछ ऐसे मेरे साथ क्यों नहीं हो रहा। तो वो ये बताते हैं कि अब मुझे पहले वाले अनुभव नहीं हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि हृदय आखिर हृदय है और ये इमोशन से जुड़ा हुआ है। तो शुरू में यही इमोशन हमको जॉयफुल करते हैं, ओह इतनी खूबसूरत दशा, ब्यूटीफुल कंडीशन, बहुत खुश होते हैं हम। और जब हम थोड़ा ऊपर जाते हैं तो ये भावुक पहलू अब हमें नहीं रहते, और अब हम सोचते हैं ओह ये तो ड्राई हो रहा है बिल्कुल, क्योंकि वो लगता है बिल्कुल ड्राई है, इतनी ब्यूटीफुल कंडीशंस देखी और अब ड्राई है। तो कहते क्या होता है जब एक अच्छा लंच या डिनर, बहुत बड़े एग्जांपल दिया है, क्या होता है जब एक अच्छा लंच या डिनर करने के बाद आपको लगता है कि अब तो फुल हो गया एकदम, और तब आपको कोई कुछ ऑफर कर दे तो आप क्या कहोगे? नहीं नहीं श्रीमान अब और नहीं दे। हम एक बहुत अच्छा जब लंच कर लिया हमने या डिनर कर लिया, तो कोई हमको जैसे कोई देखते हैं हम उसके बाद कोई ऑफर करता है तो हम मना ही करते हैं ना। तो कहते हैं एक बार उसे पचा लें तो फिर भूख लगेगी, उससे पहले तो भूख लगेगी नहीं। तो कहते हैं मालिक से मिलने या भंडारे आदि के समय में जो दशा दी जाती है उसको पचाना जरूरी है। हम वो डाइजेस्ट करते नहीं है उसको, उससे पहले काम होगा नहीं, तो उसको डाइजेस्ट करना जरूरी है। और ये कैसे? वो कहते हैं ये भक्ति द्वारा पचाई जाती है, सतत स्मरण में कार्य करते हुए अपनी सारी गतिविधियों को मालिक को समर्पित करना कि ये मैं प्रेम से मालिक के लिए कर रहा हूं। ये भक्ति का पहलू फिर से पिक्चर में आता है। तो देखिए हर चीज, जो भी कुछ चीज मैं करता हूं या कहता हूं, मैं प्रेम से कहता हूं, ये सब कुछ बदल देता है। वो जो वातावरण कंडीशन बनने की जो बात है, ये सेकंड टॉक जो अभ्यासियों को दी थी वो है। इसमें कोई कुछ किसी को कोई क्वेरी हो? थर्ड सॉरी, तो आगे चलते हैं ट्रूथ इटर्नल वाली टॉक। ट्रूथ इटर्नल में दाजी ने जो है ये चैप्टर कल कंक्लूड किया, कई दिनों से चल रहा था वेद, बहुत ही महत्वपूर्ण उसके थे अंतिम जो ये उन्होंने बताया
जो पढ़ा ट्रूथ इटर्नल से, शरीर 3 प्रकार के होते हैं। पहले जो पढ़ा उसकी बात कर लेते हैं, फिर जो उन्होंने अपनी तरफ से कहा उसकी बात करेंगे। शरीर 3 प्रकार के होते हैं, बाह्य या स्थूल शरीर, या इंद्रियों, मांस, त्वचा, अस्थि, रक्त, वसा आदि का बना होता है, या अन्नमय कोश है जो भोजन से बनता है। कोशों के बारे में आपने अगर सुना हो तो ये जो ग्रॉस बॉडी है हमारी, अन्नमय कोश है। सूक्ष्म शरीर या मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार का बना होता है, या मनोमय कोश है जो ज्ञान, विचार व बुद्धि आदि से बना होता है, या विज्ञानमय कोश कहलाता है। तीसरा, आत्मा या कारण शरीर या सुख, हर्ष व आनंद का बना होता है, या आनंदमय कोश है जिसका भोजन हर्ष है। अगर आप इन सब के नाम पर गहराई से विचार करें तो आपको इन सभी शरीरों के अस्तित्व में होने का पता लगेगा। सूक्ष्म शरीर का बोध जागृत अवस्था में होता है, चलते फिरते। स्थूल शरीर का बोध जागृत अवस्था में होता है। सूक्ष्म शरीर का बोध स्वप्न अवस्था में होता है जिसका संबंध मन से है। और कारण शरीर का बोध सुसुप्ति अवस्था में होता है, यह स्वयं ही आत्मा है। फिर 3 लाइनें थी जो हिंदी एडिशन में नहीं है, वो इंग्लिश एडिशन में थी। द बॉडी, जो हमारी बॉडी है, वर्ल्ड ऑफ ह्यूमंस। द माइंड, वो है एंजल्स। और द सोल, ओमनीपोटेंस। ये 3 चीजें बताई। वो कहते हैं इनका ज्ञान 3 प्रकार से होता है। लाला जी कहते हैं स्थूल शरीर का बोध पंचेंद्रियों के माध्यम से होता है। रूप, शब्द, रस, गंध और स्पर्श के जरिए ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता रखती है। सूक्ष्म शरीर का बोध अनुमान से होता है, जिसमें ध्यान और चिंतन, अंतर्दृष्टि, समझ व बुद्धि, तर्क और निर्णय की क्रिया होती है। इसमें चित्त, मन, बुद्धि और अहंकार शामिल रहते हैं। सूक्ष्म शरीर, जैसा कि हम लोग सुनते ही हैं, कॉन्शियसनेस वाले जब भी लेक्चर आते हैं तो उसमें यही होता है कि इसमें चित्त, मन, बुद्धि और अहंकार शामिल है। कारण शरीर या आत्मा शरीर का शब्द ज्ञान शब्द प्रमाण द्वारा होता है। अब जो बात बताई इसमें वही बात यहाँ कही गई, जॉयफुल या एंथुजियास्टिक अप्रोच होनी चाहिए प्राणाहुति को ग्रहण करने के लिए। और ये क्यों होनी चाहिए? क्योंकि प्राणाहुति जो है, प्राणस्य प्राणा है, ये हमारा फूड है। तो ये हमारे हृदय में जो उतरता है, ये जो दिव्यता उतर रही है, उसको ग्रहण करने के लिए हमको जॉयफुल होना चाहिए। और क्यों होना चाहिए? वो कहते हैं कल्पना कीजिए कोई आपसे प्रेम से गले मिलना चाहे और आप कह दे अभी नहीं, कैसा लगेगा किसी को? तो कोई तो आपसे गले मिलना चाहता है, वो दिव्यता उतर रही है आप में और आप जॉयफुल ही नहीं हो। तो कहते हैं ये जो सभी कोश की बात हुई है, ये इसी से फ्लोरिश होते हैं। प्राणाहुति जो है वो खुश दिल, जब जॉय होगा तो वो लगेगी। जॉय अट्रैक्ट्स ग्रेस। ये जो हमारे, तो कहते हैं भक्त का हार्ट हमेशा तैयार रहना चाहिए, इंतजार में ईश्वर के, हर समय जॉयफुल। अगर मैं परेशान होऊंगा, अगर मैं अपनी चिंताओं को, वर्ल्डली अफेयर्स को लेकर रहूंगा, तो वो ग्रेस नहीं आएगी, वो डिफ्लेक्ट हो जाएगी। उन्होंने कहा था पहले कि वो ग्रेस जो है डिफ्लेक्ट हो जाएगी, वो ग्रेस जॉयफुल हार्ट को ही लगेगी। तो इसलिए वो कहते हैं भक्त का हार्ट हमेशा तैयार रहना चाहिए ईश्वर के इंतजार में। ये प्री रिक्विजिट है। सायुज्यता और सारूप्य की प्राप्ति अन्यथा संभव ही नहीं है, भूल जाइए। अगर मैं तैयार नहीं हूं, मतलब कहने का मेरा हार्ट हमेशा प्रिपेयर्ड नहीं है ईश्वर के लिए, तो फिर सारुज्यता या सायुप्यता, किसी की दिन बात करेंगे, सायुज्यता, वो संभव ही नहीं है, उसको भूल जाइए बिल्कुल। आगे उन्होंने फिर कहा कि भाई हमने ये सब पढ़ के क्या सीखा, जो आज उन्होंने कहा आज जो पढ़ा इससे क्या सीखा। तो कहते हैं जो ये एक्शन है वो ज्ञान और आनंद में कैसे परिवर्तित होगा एक्शन, ये इससे सीखने वाली बात है। कुछ कार्य तो दुख में भी परिवर्तित हो जाते हैं, सब कार्य तो आनंद में परिवर्तित होते नहीं है, कुछ कार्य दुख में भी परिवर्तित हो जाते हैं। तो ये सब पढ़ के उन्होंने कहा कि मुझे एक ही उत्तर मिला कि जो भी एक्शन हम परफॉर्म करें, जो भी कर्म, वो बिलवड की रिमेम्बरेंस में हो, प्रीतम की, तो हमको जो हमारी उत्तरदायित्व है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उससे हमको फ्रीडम मिल जाती है। तो सहज मार्ग में जो कुछ ज्ञान की संपदा है वो इस कांस्टेंट रिमेम्बरेंस के लिए ही है। हाउ टू एक्ट एंड थिंक सो दैट कॉन्शियसनेस शुड नॉट बी बर्डन। हमारी चेतना पर कोई बर्डन नहीं आना चाहिए, ये है कांस्टेंट रिमेम्बरेंस। तो फिर वही बात बताई कि इसकी मदर मेडिटेशन है। और गीता के 2 श्लोक बताए जो मैं पढ़ देता हूं।
chapter 9. हमने इस मंच पर बाकी लोग नए जुड़े हैं, कांस्टेंट रिमेम्बरेंस के लिए बहुत सारी बात की थी, क्या है क्या गलत, उसमें विस्तार भी पढ़े थे बाबूजी के। फिर किसी दिन एक सेशन लेंगे तो आपको इनवाइट करेंगे कि कांस्टेंट रिमेम्बरेंस वो सब कुछ नहीं है जो हम लोग अभी सोचते हैं, दैट इज समथिंग एल्स। तो श्लोक 27 और 28 बताए अध्याय 9 के। तो श्लोक 27 कहता है, हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो या दान देते हो, और जो भी तपस्या करते हो, उसे मुझे अर्पित करते हुए करो। ये जो बात हुई थी कि मेरे संस्कार कैसे नहीं बनेंगे, वो इससे होगा। जो कुछ करते हो मुझे अर्पित करते हुए करो, ये है श्लोक 27। फिर श्लोक 28 कहता है, इस तरह तुम कर्म के बंधन तथा इसके शुभाशुभ फलों से मुक्त हो सकोगे। इस संन्यास योग में अपने चित्त को स्थिर रख के तुम मुक्त होकर मेरे पास आ सकोगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है श्लोक 28। आई रिपीट, इस तरह तुम कर्म के बंधन तथा इसके शुभाशुभ फलों से मुक्त हो सकोगे। जब हम ऐसा कर लेंगे तो इसमें तो कोई संस्कार की बात नहीं है, सहज मार्ग में तो संस्कार की बात है, तो फिर संस्कार बनना बंद हो जाएंगे। ये इन्होंने इस समय इस बात में कहा है, श्लोक 27 और 28 इस चीज के लिए जी। आगे अंतिम जो पंक्तियां थी इसकी, वेद ट्रूथ इटर्नल की, विद्वान पंडित लोग दृश्य जगत की एकता का अर्थ संभवतः यह समझते हैं कि परलोक को बाह्य इंद्रियों द्वारा देखा जा सकता है और इस पर लड़ते झगड़ते हैं, परंतु इसका वास्तविक अर्थ वही है जो ऊपर बताया गया है, परंतु इसका अनुभव आंतरिक रूप से होता है। वहां बाह्य इंद्रियां और व्यवहारिक बुद्धि कार्य नहीं कर सकती। अतः यह सब शरीर ही है और मात्र अस्तित्व है। शरीरों में स्थूल शरीर ही ठोस कर्म, सांसारिक क्रियाओं आदि का साधन, औजार माना जाता है। स्थूल शरीर कर्म का साधन है, बल्कि यह स्वयं कर्म है। बिना कर्म के यह नहीं रह सकता। स्थूल शरीर कर्म का साधन है, बल्कि यह स्वयं कर्म है। बिना कर्म के यह नहीं रह सकता। सूक्ष्म शरीर ज्ञान या सोच विचार का साधन है, बल्कि यह स्वयं ज्ञान है। यह बिना सोचे समझे नहीं रह सकता। कारण शरीर या आत्मा आनंद या हर्ष का साधन है, बल्कि वह स्वयं आनंद है। बिना हर्ष के नहीं रह सकता। इस दृष्टि से अब इन्होंने वापस वहां लेके आए ओम, जहां से शुरू किया था चैप्टर। इस दृष्टि से कर्म प्रारंभ, ज्ञान मध्य तथा आनंद अंतिम अवस्था है। कर्म बताया कर्म, ज्ञान उ मध्य और आनंद अंतिम म। ये ओम की डेफिनेशन में आता है, उ म। ओम कर्म प्रारंभ, ज्ञान मध्य और आनंद अंतिम। कर्म ज्ञान आनंद। यही कारण है कि कर्म को वेद का प्रारंभ माना जाता है। तो हमने चर्चा की आज वार्ता पर। हेलो ब्रदर। जी बोलिए दीपा जी। नमस्ते। नमस्ते। हाँ जी ब्रदर, अभी आपने बोला फिजिकल बॉडी, स्थूल शरीर बिना कर्म के नहीं रह सकता है, राइट? जी। और सूक्ष्म शरीर मतलब सटल बॉडी खाली रह नहीं सकता। आगे की शब्द सुनिए, स्वयं कर्म है, इवन इटसेल्फ इट इज एक्शन। जी राइट सर। और सटल बॉडी हमारा माइंड, वो भी बिना थॉट्स के रह नहीं सकता है, रादर इट इज द थॉट। उसका नॉरिशमेंट यही है। हाँ जी। फिर आपने कॉजल बॉडी के लिए भी कुछ बोला। कारण शरीर जो है वो जॉय है, आनंद, हर्ष। ओके ओके, इटसेल्फ जॉय है। ओके, थैंक यू ब्रदर। बस हाँ, थैंक यू सर। नहीं ब्रदर कहिए, सर मत कहिए प्लीज। ओके ब्रदर। मैं अपना नंबर शेयर किए देता हूं उसमें, उर्वेश जैन नाम है मेरा। मैं लिटरेचर पर काम करता हूं। अगर किसी को कोटेशंस वगैरह चाहिए,
मैं बुक्स में से भेजा करता हूँ, तो आप लिख सकते हैं। आगे के कोई लिंक आपको हो तो मैं भेज दूंगा। आज काफी लोग नए जुड़ रहे हैं। मैं डेली बेसिस पर कोटेशन हेलो, तो उसमें से उर्वेश नाम है मेरा, ये मेरा फोन नंबर है। भैया अपना फोन नंबर क्या है? समझ नहीं। जी ये मैंने अभी चैट बॉक्स में डाला है, उर्वेश नाम से। चैट ही होते भैया, बोल दी चैट करके देखती हूँ। लिख लीजिए, बोल दीजिए भैया प्लीज। 94144 जी भैया। 95 जी 321। आप मुझे इस पे मैसेज भेज दीजिए, मैं आपको रेगुलरली भेज दिया करूंगा। जो भी मेरे बहुत सारे हंड्रेड्स में मैसेज है मेरे पास, कोटेशंस हैं और जो आगे के लिंक हैं। और किसी को कुछ चर्चा करनी है। भैया अपना नाम क्या बताया? उर्वेश, उर्वेश UR। भैया कोटेशन हमें भी भेजा करो। जी मैंने भेजे हैं आपको शशि जी अभी बहुत सारे। अच्छा भी देखती हूँ। मैंने भेजे हैं आपको शशि जी अभी बहुत सारे। थैंक यू भैया। थैंक यू। पारुल भैया जी बहुत अच्छे से आपने समझाया। थैंक यू सो आप मच। कहाँ से हैं? आपने समझाया। जी मैं गुड़गामा से हूँ भैया। अच्छा। मैं गुड़गामा से हूँ। क्योंकि भैया इंग्लिश में बहुत कुछ समझ नहीं आता, इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है। हाँ इसीलिए प्रयास जी को धन्यवाद कहिए आप इसके लिए आइडिया डालिए। और हम मालिक को धन्यवाद, उन्होंने हम सबको एकत्रित किया। उनका जितना हो सके ग्रेटिट्यूड कीजिए मालिक का। उन्होंने आज हमको ये मौका दिया। हर वक्त हर पल हमको मालिक के ग्रेटिट्यूड में रहना चाहिए। उर्वेश भैया नमस्ते, मैं पूनम बात कर रही हूँ। हाँ जी पूनम जी बोलिए, आ गई आप लास्ट मोमेंट में। वेरी गुड, नाइस टू सी यू। हाँ भैया इसकी रिकॉर्डिंग प्लीज शेयर कीजिए। जी कर देंगे। हाँ जी, इसकी रिकॉर्डिंग YouTube पे मैं अपलोड करूंगा, तो YouTube में मैं व्हाट्सएप वो लिंक भेजूंगा, तो आप तक वो मैं इनको भेज दूंगा, चैनल ही सब्सक्राइब कर लेंगे आपका वहाँ जिस पे आप डालते हैं वो। ब्रदर अभी आपने कोटेशन की है ना, तो कोटेशन किससे संबंधित है? कौन से वाले कोटेशन? मिशन के लिटरेचर से हैं, बहुत सारे हंड्रेड्स में हैं। तो कौन सा कोटेशन कौन से सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा? वो ये मिशन के ही है। अरे और मैं चाहूंगा आप लोग अपने सेंटर पर बात करें, वहाँ कोई मीट और ऑर्गेनाइज करना चाहे, आई एम ऑलवेज रेडी। फोन पर कोई चाहे, मैं ओपन हूँ बिल्कुल, कोई भी चर्चा के लिए, कोई बातचीत के लिए, हमेशा आई एम ऑलवेज देयर। किसी को भी कुछ बात करनी हो तो आपका नंबर शेयर करिए ना भैया। 944 शेयर किया। 94144 हाँ 95321 95321। आप लोग अपने Thank you, सेंटर पर भैया। बात करें। 4 लोग मालिक का काम है। अगर आप 4 फैमिली मेंबर्स भी चाहें तो हम लोग मीट कर सकते हैं। गूगल लिंक भी है, कोई प्रॉब्लम है ब्रदर रिपीट करिए अपना नंबर। कीजिए ना जी। अपना नंबर नंबर मैं चैट बॉक्स में डालता हूँ, देखिए उर्वेश नाम। अंकित चैट बॉक्स। हेलो ब्रदर, नमस्ते। जी हेलो नमस्ते ब्रदर। मेरी आवाज आ रही है ब्रदर? हाँ बिल्कुल आ रही है। हाँ, हम लोग कलकत्ता से इस बार बहुत नए जुड़े हैं आपके साथ, पहली मैं बार। मिला हूँ आपसे। मैं आप नहीं मिला, आपको जानता हूँ। मैं कोलकाता से, मेरे फैमिली सब वही है, तो मैं आपको देखता हूँ, आज आता हूँ। ओह अच्छा। मेरी फैमिली सब कोलकाता ही है। मैं जो बहुत अच्छा लगा हम लोग को आज जुड़ के, काफी अच्छा लगा। कोलकाता से देखिए, एक आपके स्वाति जी हैं, ओमकार जी हैं मेरे कॉन्टेक्ट में। ओमकार ब्रदर ओमकार हैं, और ये मीना जी हैं। मीना जी
3-4 लोग मेरे रेगुलर कांटेक्ट में बहुत ब्रदर नमस्कार, जरा अपना नंबर बता दें, जी नोट करेंगे। हाँ जी, मोबाइल नंबर बता दें प्लीज। 94144 94144 95 95 321। 321। थैंक यू सो मच। थैंक यू ब्रदर। जी, मैं चाहूंगा आप लोग आगे इसको कैरी ऑन करें। जो लोग हैं, आप जहाँ भी जिस सेंटर पे भी हैं, 4 लोग होंगे तो भी मैं मीट कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नमस्ते ब्रदर। जी नमस्ते। मेरा नाम मोक्षा है, मैं अभी रायपुर सेंटर मतलब रायपुर से बोल रही हूँ। तो मैंने कुछ नए 15 जैसे अभ्यासी नहीं बनाए, लेकिन मैं खुद एक अभ्यासी हूँ, मैं प्रिसेप्टर नहीं हूँ। तो अभी उनको कैसे आगे गाइड करना है, कैसे करना है, क्योंकि अभी कोरोना है तो कहीं कोई जा भी नहीं रहा है। आप एक काम कीजिए, मुझे इस नंबर पे मैसेज भेज दीजिए, मैं आपको नए अभ्यासियों के लिए कुछ संकलन है मेरे पास, कलेक्शन, मैं वो मैसेज आपको भेज दूंगा, वो आप आगे भेज दीजिए। जी जी जी, थैंक यू। वो सारा मैंने उसमें ध्यान सफाई प्रार्थना जैसी चीज अपनी कोई टिपिकल चीज नहीं है, उसमें सिर्फ चीजें हैं जो कि उनके काम आएगी। कुछ टॉक्स ऐसी हैं, कुछ कोटेशंस ऐसे हैं जो आप आगे भेज सकते हैं। जी जी। और भैया आपके और भी कहीं मतलब कांस्टेंट रिमेम्बरेंस डायरी और भी मतलब टॉपिक के लिए कोई नेक्स्ट लेक्चर हो तो प्लीज मुझे उसके लिंक हाँ भेजिए ना, ताकि मैं तो काफी हुए हैं पिछले दिनों, यही सब चले थे, डायरी राइटिंग और ये विस्पर्स। में जब भी नेक्स्ट होगा तो मैं आपको इंटीमेट कर दूंगा। जी जी या थैंक यू भैया। हेलो, नमस्ते भैया। नमस्ते जी। हम ना कानपुर यूपी से बोल रहे हैं। आज ना आपका फर्स्ट टाइम मैंने प्रोग्राम ना देखा करा है ज्वाइन, लेकिन बहुत अच्छा लगा। आपने ना जैसे ना दाजी का पूरा दिन भर का सारा प्रोग्राम का इतने सरल शब्दों में सब कुछ समझा दिया ना, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। कि मतलब थोड़ा इंग्लिश कठिन होता है समझने के लिए, लेकिन जैसे आपने पूरा का पूरा सार बता दिया उस चीज़ों का, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और आगे भी हम लोग ऐसे ही ज्वाइन करेंगे। दाजी के जो भी प्रोग्राम जैसे इंग्लिश में आते हैं तो थोड़े कठिन होते हैं समझने के लिए, कुछ कुछ वर्ड्स। सिस्टर प्रिसाइसली इसी कारण हमने आज सेशन हिंदी में रखा था, क्योंकि वो कॉम्प्लिकेटेड इंग्लिश बहुत ऊपर से जाती है कभी कभी, तो इसके लिए मैंने उर्वेश जी से रिक्वेस्ट किया था। हाँ, ये जितेन भैया का आइडिया था, बहुत अच्छा गया। हिंदी में अनुवाद कीजिए, बिकॉज इतने ज्यादा मैसेजेस है, सबको पकड़ना बड़ा मुश्किल है इंग्लिश में। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू भैया, बहुत अच्छा हुआ। थैंक यू कंचन जी। थैंक यू ब्रदर। थैंक यू दीपा जी, सो नाइस टू सी यू। इतने एक्टिव आप रहती हैं इस प्लेटफॉर्म पर, बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू ब्रदर। थैंक यू जितेन ब्रदर, आपके भी एफर्ट्स हैं जिसकी वजह से हम सब इतना ब्रदर उर्वेश जी के साथ कर सकते हैं बातें। इतने डाउट्स थे मेरे, काफी क्लियर हो गए ब्रदर। थैंक यू सो मच। मैं आपको कुछ मैसेज भेजूंगा, वो आपके प्रोफेशन में बहुत काम आएंगे। हरी जी ने जो कुछ लिखा है ना, पेरेंटिंग पर, एक्सेप्टेंस पर, इस पर मैं आपको कुछ भेजूंगा, वो आप क्लाइंट्स को आगे भेजना। सिलेक्टेड मैसेज कुछ मैं करूंगा इसका कंपाइलेशन, वो आपको आपके प्रोफेशन में बहुत काम आएंगे। जी, मैं वर्कशॉप करने वाली हूँ 25 टीनेजर्स के लिए, टू हेल्प देम, उनको ना सेल्फ के साथ जोड़ने के लिए वो वर्कशॉप है। तो प्लीज आप भेजेंगे तो ऑफ कोर्स काफी हेल्प मिलेगी। थैंक यू। मिक्स ही रहेगा, उसमें पेरेंटिंग भी है, उसमें प्रोफेशन भी है, उसमें फैमिली लाइफ भी है, वो बहुत सारी चीजें हैं। उसका कोई कंपाइलेशन मैं करूंगा, वो मैं आपको जी जी ब्रदर, थैंक यू जी, थैंक यू। ओके, हाँ धन्यवाद उर्वेश भैया, लखनऊ के भैया धन्यवाद। बहुत आपका सहयोग, आपका जो एसपी सिंह साहब का कानपुर का आज बहुत लोग जुड़े होंगे। एसपी सिंह साहब हैं? हाँ सिंह साहब हैं कहीं। हाँ, बहुत आज काफी लोग जुड़े हैं, मुझे लगता है कानपुर से काफी लोग होंगे आज। कानपुर से बहुत लोग जुड़े हैं। हाँ। और सिंह जी ने किया था। मैं राजेश श्रीवास्तव हूँ, प्रेसिडेंट कानपुर से। अच्छा जी। जी, कानपुर से बहुत लोग जुड़े हैं, मुझे लग रहा है मोर देन 100 होंगे, 50 के करीब होंगे, 50 लोग तो होंगे, बहुत से लोग होंगे। इसमें तो लिमिट रहता है क्या कुछ जुड़ने का? नहीं, इसमें फ्री है। आपको कितनी शालिनी करवा रही है बात? हाँ, ये तो
लिमिट 250 250 लोगों का है ब्रदर, लेकिन इसको हम वैसे पे रिकॉर्ड करके यूट्यूब में डालेंगे तो फिर सब बाकी लोग भी देख सकते हैं। हाँ, दिस वुड बी बेटर ना, आप इसको यूट्यूब में शेयर करते हैं तो जो लोग आज अभी अटेंड नहीं कर पाए वो इसको बेनिफिटेड हो जाएंगे। नहीं देखिए, मेरा क्या मानना है, रिकॉर्डिंग मैंने कुछ लोगों को भेजी और पूछी, किसी के पास समय नहीं है, समय बड़ी समस्या है। ये जो लाइव लोग जुड़ रहे हैं ये सौभाग्यशाली हैं, मालिक के कॉल्ड हैं। मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, मैंने कम से कम 10 लोगों को रिकॉर्डिंग भेज के पूछा, साहब आपने देखी क्या? किसी ने कहा हाँ थोड़ी सी देखी, किसी ने कहा नहीं समय नहीं मिला, बस यही है कि तो लाइव आप जो लाइव काम होगा ना, दिस इज बैक्ड बाय ट्रांसमिशन, जो आपने फील किया होगा ट्रांसमिशन लाइव में, इसका मजा ही कुछ और है। इस तरह से बनता है, इसका मजा ही कुछ और। बिल्कुल सही बात कर रहे हैं आप, यू आर वेरी ट्रू। हियर एंड नाउ जो है भाई साहब, मैंने भी प्रैक्टिकल देखा है, लिंक भेज करके, किसी को समय नहीं है, सबको सभी कामों के लिए समय है, बाकी इसके लिए थोड़ा सा समय कम रहता है। हेलो हेलो ब्रदर, कानपुर से रमा सचान बोल रही हूँ। जी नमस्ते। एक बात, कानपुर से रमा सचान। हाँ जी रमा बहन जी बताइए। हाँ नमस्ते भैया। नमस्ते जी। नमस्ते। कानपुर से रमा सचान। हाँ सुन लिया, बोलिए आप। हाँ, बस बोलना तो कुछ नहीं है, सुना बहुत अच्छा लगा हमको, और हमारे कानपुर के 2 भाई और हैं, उनको देख के हमने सोचा लाओ कुछ बोल दें हम। बहुत अच्छा लगा ये सेशन, बहुत जो नहीं समझ में आ रहा था इंग्लिश इतनी ज्यादा, तो वो हमको पूरा क्लियर हो गया है अब, और जो आप आगे करेंगे उसको भी सुनते रहेंगे, बहुत एकदम माइंड को भी एकदम फ्रेश जैसा लगने लगा। बहुत अच्छी बात, मालिक की कृपा है। क्या ये हमारे दोनों प्रिसेप्टर हैं, राजेश श्रीवास्तव और रमा सचान जी। अमरीश श्रीवास्तव जी भी प्रिसेप्टर हैं, उन्होंने भी ज्वाइन किया। के निगम जी और कई लोगों ने ज्वाइन किया है। थोड़ा सा कुछ लोगों में जो आप बात कह रहे थे ना कि समय नहीं है भी तो लोग छोड़ रहे हैं, जा रहे हैं। उस मना स्थिति में, जिस मना स्थिति में वो बात अंदर जिसे कहते हैं कि इनहेल होती है, वो दशा जी वो दशा हम बना नहीं पाते हैं, इसीलिए हम लेफ्ट कर देते हैं, हम उसे इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। हमारे यहाँ कानपुर में हम लोगों ने कोशिश की है कि अगला सेशन यहाँ मैंने अपनी जेडसी को रिक्वेस्ट किया था, उन्होंने कहा भी था कि मैं अवश्य भाग लूंगी, शायद वो भाग ले पाई कि नहीं ले पाई, राजेश भैया बताएंगे। हम लोग बहुत जल्दी गोल पैराडॉक्स पे आपसे जो 24 तारीख की बात थी, अगर संभव होगा तो हम 24 तारीख को जूम करेंगे जी। और राजेश भैया हमारे इसमें थोड़ा सा, इनका बहुत बड़ा नेटवर्क है, LIC में ये है और बहुत जगह ये इंटरेक्टिव सेशन करते हैं और हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। मैंने बात की थी कि इसे करीब बीच है, अनम्यूट कर तो लोग म्यूट कर देते हैं। तो ये अगला सेशन है, डायरी राइटिंग्स के हैं लोगों ने उनका फायदा उठाया है, उनसे मैंने जाना है कि ये किस तरीके से हमारे जीवन में रूपांतरण ला सकते हैं। और आप भैया ऐसे ही चलते रहिए, कारवां बढ़ता जाएगा। मेरी तो मालिक से यही दुआ है कि ये कारवां उस मुकाम तक, जिस मुकाम तक आप हम सबको पहुंचाना चाहते हैं। बस भैया प्रणाम। नमस्ते उर्वेश भैया, उर्वशी बोल रही हूँ। नमस्ते उर्वशी जी, आप तो रेगुलर हैं, बिल्कुल बहुत अच्छा लगता है देख करके। भैया मुझे भी बहुत अच्छा लगता है आपके सारे सेशंस अटेंड करके, बहुत ही इजीली और इतनी सरल भाषा में आप सारी बातें समझा देते हैं, बहुत ही यूनिक तरीका है आपका समझाने का। मालिक की कृपा, मालिक ही बोलते हैं, मेरा कोई रोल ही नहीं है, मैं तो बस एक कंट्रीब्यूट हूं। हाँ जी, मैंने एक बार पहले भी रिक्वेस्ट की थी, एक बार 10 मैगजीन्स पे भी एक सेशन करिए। आप अपने यहाँ कर लीजिए ना, 4 लोग इकट्ठे हो जाइए, आई एम रेडी। मुझे तो कोई जरूरत नहीं है ज्यादा लोगों की, है अपने, मैं इन सबको मैसेज भेज दूंगा, कम से कम 100-125 ये लोग यही हैं। आप अपने यहाँ 4 लोग इकट्ठा करके लिंक बनाइए। पहले किया था ना हमने एक बार
तो वही लोग कर लीजिए। कितने 10 लोग थे शुरुआत में, मुझे याद है जब हम शुरू हुए 10 लोग थे सिर्फ। हाँ जी ब्रदर, तो तो आप जब भी बोलेंगे आप मुझे आप अपनी तरफ से बताइए, मैं आपको खाली बता दूंगा अवेलेबिलिटी क्या रहती है। कोई मेरा ऐसा कोई बिजी शेड्यूल है नहीं बहुत, बस थोड़ा सा किसी क्लैश नहीं होना चाहिए, इतना है। ठीक है भैया, और कोई थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू। एसपी सिंह भाई साहब, आप इनका ना सैटरडे को बुक कर लीजिए, सैटरडे का टाइम ले लीजिए। 24 तारीख का भाई साहब ने टाइम क्या हुआ है, हाँ अगर ठीक आप है, को आयोजित कर ले तो 24 को हम लोग, अगर भाई साहब परमिट करेंगे तो 24 को हम लोग गोल पैराडॉक्स पे सारे लोग इकट्ठे होंगे। 24 इज सैटरडे। हाँ, 24 को शाम को जो टाइम रखी है भाई साहब से अनुमति ले लेते हैं हम लोग। डे कौन सा? 24 आज 22 सैटरडे देखिए भाई साहब, सैटरडे ठीक रहेगा। सैटरडे, हाँ, जैसा भाई साहब को जो समय सूट करे। आप एक दिन पहले बात कर लें, बस सुबह एक दिन पहले बात कर लें, कोई अगर कुछ हो तो और कोई दिक्कत नहीं। जरूर जरूर, क्योंकि आपको रखना, हम मैसेज एक दिन पहले ही डालेंगे। ठीक है। उर्वेश भैया जी, मुझे पूछना था कि आप कैरेक्टर फॉर्मेशन के ऊपर भी लेक्चर करते हैं क्या? मैं तो कोई भी फिर ले लूंगा, मुझे थोड़ा सा समझ चाहिए तैयार करने के लिए। आप जब भी कहें मैं कुछ तैयारी कर सकता हूँ। मेरा अपना तो मैं कुछ बोलता नहीं हूँ, मैं तो मालिक के कोटेशन पढ़ देता हूँ। मेरा अपना कोई रोल ज्यादा रहता नहीं है, मैं कंपाइलेशन किया हुआ है बस ये है, और थोड़ा सा अपना आ जाता है। मेरा अपना कोई काम है ही नहीं। तो मुझे नए सब्जेक्ट के लिए थोड़ी सी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, और बहुत इस पर टॉपिक पर, हर टॉपिक पर मिशन में लिखा हुआ है। आप थोड़ा सा सहज मार्ग में हमारे सहज मार्ग में मालिक ने चारित्र निर्माण के ऊपर बहुत फोकस किया है, तो मुझे लगता है कि ये भी एक हो तो बिल्कुल आप जब भी करना चाहें मुझे थोड़ा एडवांस में बता देंगे। मुझे थोड़ा एडवांस में बता दीजिए, मैं वो नया टॉपिक प्रिपेयर कर लेंगे, कोई वो नहीं। उर्वेश भैया नमस्ते भैया, मैं कलकत्ता से हूँ। अच्छा, हाँ, मैंने पहला आपका वो विश पर मैंने मीता बहन को भेजा था, वो मैंने भेजा, वो मेरे को भेजा, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं न्यू हूँ, अगर आपका सेकंड सेशन कैसे आएगा, कैसे पता चलेगा भैया? मेरे को आप नंबर दिया हुआ था मेरा, उस पर आप मैसेज भेज दीजिए, मैं आपको मैसेज कर दूंगा। ओके, मुझे बहुत ज्वाइन करिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगा सुन के। नमस्ते भैया, थैंक यू। थैंक यू, नमस्ते। नमस्ते भैया, मैं तिनचिका से। हाँ जी बोलिए सुबल जी, बोलिए। बिल्कुल। हाँ, आज का सेशन बहुत ही अच्छा लगा मुझे सुन के। तो ये इसका वो कोई रिकॉर्डिंग होने से मुझे रिकॉर्डिंग प्लीज भेजिए, और अगला जो कार्यक्रम होगा मुझे लिंक जरूर दीजिएगा। जी हाँ जी, मैं आपको रेगुलर भेजता ही हूँ। अच्छा, हाँ मिला मुझे। ठीक है, नमस्ते भैया। नमस्ते। आपकी आवाज नहीं आ रही। नमस्ते सर। नमस्ते जी। हाँ, आज का सेशन बहुत ही अच्छा था भैया। विस्पर्स के बारे में कभी सेशन रहेगा तो भेजना लिंक आप प्लीज। जी, मेरे को आप नंबर भेज दें, मैं आपको एक, मेरे पास रिकॉर्डिंग है वो भेज दूंगा। हाँ भैया, भेजा है नंबर, चैट बॉक्स में तो डाला था मैंने, नागपुर से हूँ। चैट बॉक्स में नहीं, मैंने कहा था मेरे नंबर पे भेज दें। चैट बॉक्स पे ये लोग डील करते हैं, मैं ऑर्गेनाइज करता नहीं हूँ। आप मुझे मेरे नंबर पे भेज दें। हाँ। ये आशा अग्रवाल जी जोधपुर से कौन है, मेरे सेंटर से? मैं इनको जानता जी, आपका नंबर क्या है? या आप चैट में लिख दीजिए आपका नंबर, मैं आपको भेज दूंगा, या ब्रदर भेज देंगे आपको। जी, आप चैट में डाल दीजिए। नहीं तो ये आशा अग्रवाल जी कौन है जोधपुर से? वो अच्छा आशा जी, वो मैंने कहा ये कौन आए? बिल्कुल, नमस्ते 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 आशा जी। थोड़ी सी एलडीसी है। भाई साहब कहाँ हैं? राकेश जी कहाँ हैं? ठीक है, अभी सबकी परमिशन है तो एंड करें सेशन ब्रदर? जी बिल्कुल। हाँ बिल्कुल। थैंक यू एवरीवन। और जितेन भैया धन्यवाद आपका। जितेन भैया थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर एफर्ट्स। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जितेन भैया। पुरानी बातें बता रही हूँ उनके जन्म के समय।
थैंक यू हैदर भैया। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। थैंक यू हैदर भैया। थैंक यू। देखो अभी भी देखो इससे मोटाए हुए गाल फुला हुआ एक छोटा भाई का एक बड़ा भाई का गाल। थैंक यू ब्रदर। थैंक यू। नहीं चलेगा, उसको भी कुछ खिला खाने को दो। थैंक यू भैया। वो भी खिला दो। नहीं बढ़ने का उम्र है ना, अपना होगा होता है। बार बार खाई